हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम बात करेंगे पार्ट 2 ऑफ लैकोपेरॉन। तो आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा। ठीक है, और नहीं देखा है तो यू कैन गो टू माय प्लेलिस्ट एंड वॉच दैट वीडियो। सो पिछले वीडियो में हमने ओपेरॉन का स्ट्रक्चर समझा था कि ओपेरॉन है क्या चीज़। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं पिछले वीडियो का कि ओपेरॉन जो होता है वहाँ पे क्या होता है, जो बहुत सारे जीन जो फिजिकली लिंक्ड होते हैं, ठीक है, मतलब एक जगह पे प्रेजेंट होते हैं, तो उन सब का जो एक्सप्रेशन होता है एक प्रमोटर के अंदर होता है। तो ऐसे इसको हम ओपेरॉन कहते हैं, ठीक है। और उसमें हमने ओपेरॉन के स्ट्रक्चर पढ़े थे कि मतलब ओपेरॉन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो रेगुलेटरी एलिमेंट पढ़ा था, लैक आई पढ़ा था, फिर प्रमोटर, ऑपरेटर एंड स्ट्रक्चरल जीन पढ़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे लैक ओपेरॉन में सिस एंड ट्रांस एलिमेंट का कॉन्सेप्ट। तो ये जो ओपेरॉन वाला जो कॉन्सेप्ट जो दिया था, ये जैकोब मोनेड दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने जब एक्सपेरिमेंट किया था इस पे, तो उसके बेसिस पे जो है इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे एक कंक्लूजन निकाला था। उसमें बताया था सिस और ट्रांस एलिमेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है। क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो पहले हमें इसे समझना पड़ेगा क्या चीज़ है ये। तो फ्रेंड्स क्या होता है जब हम सिस की बात करते हैं ना, सिस सिस का मतलब होता है कि ये जो एलिमेंट है, ये जो भी चीज़ है, ये जहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये फंक्शन अपना वहीं शो करेगी, ठीक है। सो दे विल शो देयर फंक्शन ऑन देयर पोजीशन, ठीक है। ये जहाँ पे प्रेजेंट है वहीं पे फंक्शन शो करेंगे, तो ऐसे एलिमेंट को हम सिस एलिमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी डीएनए के सीक्वेंसेस हैं, मोस्ट ऑफ द सीक्वेंस लाइक प्रमोटर, ठीक है। तो ये जो प्रमोटर है ये अपना फंक्शन जो है इसी डीएनए पे शो करेगा, ठीक है। मतलब इसी डीएनए के जितने भी जीन होंगे उनका ट्रांसक्रिप्शन करवा सकता है, ठीक है। तो प्रमोटर इज ऑलवेज अ सिस एलिमेंट, ठीक। या फिर आपका मान लीजिए ऑपरेटर है, ठीक है, ये ऑपरेटर सीक्वेंस है, तो ये भी अपना फंक्शन जो है यहीं पे शो कर सकता है, ठीक है। मान ली इसके बगल में इफ सपोज आपने कोई दूसरा डीएनए रख दिया, तो ये प्रमोटर इस डीएनए को रेगुलेट नहीं कर सकता, ठीक है। ये प्रमोटर सिर्फ अपने डीएनए को ही रेगुलेट कर सकता है। या फिर यहाँ पे इसका जो प्रमोटर है इस डीएनए का, ये डीएनए 1 और ये डीएनए 2, ठीक है। तो डीएनए 2 का प्रमोटर डीएनए 2 के ही जीन को रेगुलेट करेगा, डीएनए 1 का प्रमोटर डीएनए 1 के जीन को ही रेगुलेट करेगा। तो ऐसे एलिमेंट को हम सिस एलिमेंट कहते हैं। तो जो ओपेरॉन में आपने जो प्रमोटर देखे थे ना, वो सिस एलिमेंट्स थे। तो इनका फंक्शन जो होता है ना, रिप्लेस नहीं होता। मतलब अगर इनमें कोई म्यूटेशन आ गया, कुछ ऐसा डैमेज आ गया है ना, तो उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते कि मतलब ये डीएनए आके इस डीएनए का प्रमोटर इसके फंक्शन को कंट्रोल कर ले, टेक ओवर कर ले, ऐसा नहीं हो सकता। सिस म्यूटेशन, इसको अगर ऐसे म्यूटेशन होता है इसको सिस म्यूटेशन कहेंगे। लेकिन जब आप बात ट्रांस म्यूटेशन की करते हैं ना, और ट्रांस एलिमेंट की करते हो, तो ट्रांस एलिमेंट में क्या होता है कि जैसे बहुत सारे जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं ना, फॉर एग्जांपल लैक आई डायरेक्टली जो है जीन को रेगुलेट नहीं करता। मतलब ये अपना फंक्शन डायरेक्ट नहीं शो करता, ये फंक्शन शो करता है किसके थ्रू, वाया अ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम रिप्रेसर कहते हैं, ठीक है। ये एक प्रोटीन बनाएगा। अब ये रिप्रेसर जो है अपना फंक्शन शो करेगा, तो ये रिप्रेसर जाके ऑपरेटर से बाइंड करेगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये डीएनए 1 है, उसी तरह आपने एक और डीएनए ले लिया, डीएनए 2, और यहाँ पे भी एक ऑपरेटर है, ठीक है। तो ये जो रिप्रेसर है ये अपने खुद, जहाँ से ये बना है रिप्रेसर प्रोटीन, ये अपने खुद के डीएनए पे खुद के डीएनए के ऑपरेटर पे भी बाइंड कर सकता है। साथ साथ कोई दूसरा डीएनए है डीएनए फ्रैगमेंट है या डीएनए है, तो उसके ऑपरेटर पे भी जाके ये बाइंड कर सकता है, ठीक है।
तो ऐसे एलिमेंट को हम ट्रांस एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। जो अपने और ये ट्रांस भी फंक्शन शो करेंगे और सिस भी। जब ये खुद के अपने ऑपरेटर से बाइंड करेंगे तो ये सिस एक्शन शो कर रहे हैं, लेकिन अगर ये किसी दूसरे डीएनए के ऑपरेटर पे बाइंड करते हैं तो इसे हम ट्रांस एक्शन कहते हैं, ठीक है। ट्रांस एलिमेंट बन जाते हैं। तो जो लैक आई है मोस्टली ये ट्रांस एज वेल एज सिस एलिमेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम म्यूटेशंस पढ़ेंगे ना कि ऑपरेटर में म्यूटेशन हो गया या फिर रेप्रेसर में म्यूटेशन हो गया, तो वहाँ पे ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हो जाएंगी समझने के लिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं नेक्स्ट चीज़ जिसको हम बोलते हैं कि ये जो लैकोपेरॉन है ना, इसका जो रेगुलेशन होता है ना, ये दो तरीके से, मतलब जीन रेगुलेशन, सिंपल सा आप समझिए कि जो जीन रेगुलेशन है ये दो तरीके का है। एक आपका पॉजिटिव रेगुलेशन भी हो सकता है और एक आपका नेगेटिव रेगुलेशन भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव रेगुलेशन क्या होता है? पॉजिटिव रेगुलेशन जो होता है मोस्टली बाय एक्टिवेटर्स, ठीक है। एक्टिवेटर एंड डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है कि इस रेगुलेशन में क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन जो होता है वो कैसे कंट्रोल होता है कि ये जो प्रमोटर है ना, इस आरएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, आरएनए पॉलीमरेज, ये खुद जो है ट्रांसक्रिप्शन नहीं करवा सकता अकेले, बिकॉज इट्स नॉट, मतलब प्रमोटर से इसकी बाइंडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती है। तो इसलिए क्या होता है कि फिर हमें कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, कुछ एक्टिवेटर, आई थिंक ट्रांसक्रिप्शन अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, कुछ ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटर्स की ज़रूरत होती है। तो ये सारे मिलके जो है इसको हेल्प करवाते हैं कि ताकि ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से हो सके, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन प्रोसीड हो सके। तो ऐसे रेगुलेशन को हम कहते हैं पॉजिटिव रेगुलेशन। क्लियर? तो यहाँ पे मोस्टली जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और एक्टिवेटर का रोल होता है, ये कंट्रोल करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जीन रेगुलेशन व्हेन इट इज़ बाय एक्टिवेटर और डिफरेंट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर देन इट इज़ पॉजिटिव रेगुलेशन। लेकिन जब रेगुलेशन बाय रिप्रेसर होता है, ठीक है, अगर उस मतलब कोई जीन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे जो है रिप्रेसर अगर बाइंड किया हुआ है ऑपरेटर रीजन पे और इसकी वजह से प्रोसेस रुक गई है, और फिर अगर आपको दोबारा प्रोसेस स्टार्ट करना है तो आपको रिप्रेसर को हटाना पड़ेगा ऑपरेटर से। तो अगर रेगुलेशन जो है रिप्रेसर के थ्रू हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव रेगुलेशन कहेंगे, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव रेगुलेशन है ये अगेन दो टाइप का होता है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा, पॉजिटिव रेगुलेशन वाया एक्टिवेटर, ठीक है, और नेगेटिव रेगुलेशन वाया रिप्रेसर। अब नेगेटिव रेगुलेशन दो तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है इंड्यूसिबल, दूसरा होता है आपका रिप्रेसिबल, ठीक है। इसमें क्या डिफरेंस है? दोनों में रिप्रेसर का रोल होता है, ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये नेगेटिव रेगुलेशन है। इंड्यूसिबल में क्या होता है कि रिप्रेसर जो है ना ऑलरेडी एक्टिव है, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में, नॉर्मल कंडीशन है, यहाँ पे रिप्रेसर आपका एक्टिव है। तो और जब भी रिप्रेसर एक्टिव होगा तो रिप्रेसर का काम क्या है? ट्रांसक्रिप्शन को रोकना। तो जो आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा ये स्टॉप रहेगा। तो नॉर्मल कंडीशन में रिप्रेसर एक्टिव है और ट्रांसक्रिप्शन आपका रुका हुआ है। तो अब आप क्या चाहते हो? ट्रांसक्रिप्शन करवाना है, मतलब प्रोसेस को इंड्यूस करवाना है। तो फिर हम क्या करेंगे? एक मॉलिक्यूल लाएंगे जो कि रिप्रेसर को इनएक्टिव बनाए। तो उस मॉलिक्यूल को हम इंड्यूसर कहेंगे, ठीक है। वो हम देखेंगे लैकोपेरॉन में एलोलैक्टोज होता है जो कि इंड्यूसर का काम करता है। तो ये इंड्यूसर आएगा और ये रिप्रेसर से बाइंड कर जाएगा, ठीक है। जैसे ये बाइंड करेगा एक जो है आपका
ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, RI रिप्रेसर इंड्यूसर का कॉम्प्लेक्स बनेगा जो कि इस रिप्रेसर को इनएक्टिव बना देगा। और जैसे ही रिप्रेसर इनएक्टिव हुआ तो रिप्रेसर का काम क्या था, ट्रांसक्रिप्शन को रोकना। अब क्या हो जाएगा, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया? ओके ना, तो इंड्यूसिबल में हम रिप्रेसर को इनएक्टिव बनाते हैं। नॉर्मली ये एक्टिव था, हम इसे इनएक्टिव बना रहे हैं। लेकिन जब हम रिप्रेसिबल की बात करते हैं, रिप्रेसिबल सिस्टम मतलब कि ये इसमें क्या होता है, जो रिप्रेसर है ना आपका, ये नॉर्मल कंडीशन में इनएक्टिव होता है, मतलब प्रोसेस चल रही होती है, तो नॉर्मल कंडीशन में ट्रांसक्रिप्शन ऑन होता है। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होता है कि हम जब चाहते हैं कि प्रोसेस, यहाँ इंड्यूसिबल में प्रोसेस को स्टार्ट करवा रहे हैं, जबकि रिप्रेसिबल में प्रोसेस ऑलरेडी चल रही थी, हम उसे रिप्रेस करवा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ आप क्या करोगे कि रिप्रेसर को आप एक को रिप्रेसर के साथ बाइंड करोगे। ठीक है, एक मॉलिक्यूल होगा जिसको हम को रिप्रेसर कहेंगे। जब ये रिप्रेसर को रिप्रेसर के साथ बाइंड होगा तो ये इनएक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ आया? तो ये था आपका जीन रेगुलेशन। दो तरीके से होता है, एक होता है पॉजिटिव जो कि एक्टिवेटर के थ्रू होता है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंट एक्टिवेटर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स बाइंड करते हैं। ठीक है, प्रमोटर पे RNA पॉलीमरेज के साथ। ठीक है, और ट्रांसक्रिप्शन जो है प्रोसीड होता है। जबकि नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होता है, प्रोसेस को रोका जाता है। ठीक है, स्टॉप किया जाता है विद द हेल्प ऑफ रिप्रेसर। ठीक, और ये जो नेगेटिव रेगुलेशन है ये दो तरीके का हो सकता है, इंड्यूसिबल एज वेल एज रिप्रेसिबल। ठीक है, तो इंड्यूसिबल का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो इंड्यूसर होता है, सॉरी, इंड्यूसिबल में क्या होता है कि जो रिप्रेसर होता है नॉर्मल कंडीशन में एक्टिव होता है, तो ट्रांसक्रिप्शन रुका हुआ होता है। अब आप इंड्यूसर मॉलिक्यूल आता है, रिप्रेसर के साथ बाइंड करता है और रिप्रेसर को इनएक्टिव बनाता है और फिर ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो जाता है। जबकि रिप्रेसिबल में प्रोसेस ऑलरेडी ऑन होती है, रिप्रेसर इनएक्टिव होता है। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन जो है ऑन रहता है। अब हम क्या करते हैं कि रिप्रेसर को एक को रिप्रेसर के साथ बाइंड करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को स्टॉप कर देते हैं। क्लियर हो गया? तो ये याद रखना अब कि जो आपका लैक ऑफ पेरॉन होता है, ठीक है, लैक ऑफ पेरॉन जो होता है ना, ये मोस्टली इंड्यूसिबल सिस्टम है। ठीक है, ये रिप्रेसिबल सिस्टम नहीं है। ठीक है, ये इंड्यूसिबल होता है। और लैक ऑफ पेरॉन में जो होता है दोनों रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। क्लियर हुआ? अब हम दोनों रेगुलेशन पढ़ेंगे लैक ऑफ पेरॉन में कि कैसे होता है। ठीक है, फाइन। तो सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि लैक ऑफ पेरॉन में पॉजिटिव रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, फाइन। तो यहाँ क्या होता है फ्रेंड्स कि ये आपका लैक ऑफ पेरॉन बन गया। ठीक है, ये आपका लैक आई, ये आपका प्रमोटर, ऑपरेटर, लैक जेड, लैक वाई एंड लैक ए। फाइन। तो अब क्या होता है यहाँ पे कि हमें प्रोसेस स्टार्ट करवानी है। पॉजिटिव रेगुलेशन में सिंपल सा काम क्या करना है, हमें ट्रांसक्रिप्शन को ऑन करना है। ठीक है, समझ आया? ट्रांसक्रिप्शन ऑन करना है। अब फ्रेंड्स ये है लैक ऑफ पेरॉन, मतलब अगर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म, तो इट मीन्स टू से यहाँ पे क्या होना चाहिए, लैक्टोज की प्रेजेंस होनी चाहिए। पहली कंडीशन ये। ठीक है, दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा कि जो बैक्टीरिया होता है ना, उसका जो प्रेफर्ड सोर्स है, शुगर जो सोर्स है,
प्रिफर्ड जो न्यूट्रिएंट है वो ग्लूकोज है। हमेशा याद रखिएगा कि अगर लैक्टोज और ग्लूकोज प्रेजेंट है, वो हम देखेंगे डायऑक्सिक कर्व आगे, बट ये याद रखिएगा बैक्टीरिया हमेशा ग्लूकोज को लेना चाहेगा। ठीक है, तो लैकोपेरॉन तभी चलेगा जब लैक्टोज प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस चले, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो इट मीन्स टू से ग्लूकोज नहीं है, ग्लूकोज एब्सेंट है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो एक प्रोसेस चलेगी कि जब भी आपका ग्लूकोज कम होता है ना, तो वहाँ पे जो है एक एंजाइम एक्टिव होता है जिसको बोलते हैं हम एडिनाइल साइक्लेज। सबने सिग्नलिंग में ये पढ़ा होगा, AC, ये एक्टिव हो जाता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, एडिनाइल साइक्लेज जितने भी ATP होंगे ना, इन ATP को ब्रेक डाउन कर देगा साइक्लिक AMP में, CAMP। ठीक है, अब ये जो CAMP हैं, ठीक है, ये एक प्रोटीन होता है CAP। ठीक है, उसके साथ ये कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। ठीक है, CAP का कॉम्प्लेक्स ये एज अ एक्टिवेटर काम करेगा। ठीक है, क्लियर हो गया, ये एज अ एक्टिवेटर काम करेगा आपका, और ये जाके आपके प्रमोटर के साथ बाइंड कर जाएगा। क्लियर हो गया, ओके। तो ये आपका यहाँ जाके बाइंड करेगा। जैसे ये आपका RNA पॉलीमरेज है, ये इसकी CTD टेल होगी, सॉरी फॉर द बैड डायग्राम। ठीक है, और यहाँ पे ये आपके दूसरे कलर से बना देते हैं। ठीक है, ये आपका CAMP और CAP कॉम्प्लेक्स जो है ये बाइंड कर जाएगा एज एक्टिवेटर, और फिर आपका ये ट्रांसक्रिप्शन आगे प्रोसीड हो जाएगा, और जितने भी ये जीन हैं LAC-Z ये एक्सप्रेस हो जाएगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज एक्सप्रेस होंगी, LAC-Y एक्सप्रेस होगा, LAC-A। तो ये आपका पॉजिटिव रेगुलेशन है। तो बस इतना याद रखना है कि पॉजिटिव रेगुलेशन में जो एक्टिवेटर का जो काम करते हैं ना, मतलब वो CAMP और CAP, और इसको हम CRP भी बोलते हैं, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। ठीक है, तो इस फॉर्म में भी बोला जाता है। ठीक है, तो ट्रांसक्रिप्शन ये आपका पॉजिटिव रेगुलेशन है। अब हम समझेंगे नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होता है। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन कैसे होगा, तो ये किसके थ्रू होगा, बाय रिप्रेसर। ठीक है, बाय रिप्रेसर होगा। तो अगेन फिर से हम ये डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, ये आपका LAC-I है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, और ये आपके स्ट्रक्चरल जीन है LAC-Z, LAC-Y एंड LAC-A। ठीक है, तो क्योंकि ये रिप्रेसर के थ्रू होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, LAC-I जो है आपका रिप्रेसर बनाएगा। ठीक है, ये रिप्रेसर आपका बन गया। ये रिप्रेसर जब अगर लैक्टोज एब्सेंट है, ठीक है, मतलब हम नहीं चाहते हैं कि ये प्रोसेस चले, तो उस टाइम पे ये लैकोपेरॉन नहीं चलना चाहिए, तो उस टाइम पे ये रिप्रेसर आपके ऑपरेटर से बाइंड करेगा। ठीक है, और रिप्रेसर की एक ख़ास बात ये याद रखना है कि ये टेट्रामर के फॉर्म में बाइंड करता है। ठीक है, दूसरी चीज़ इसमें कोऑपरेटिव एक्टिविटी होती है। ठीक है, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल होते हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जिसमें कोऑपरेटिविटी होती है, लाइक SSB प्रोटीन होता है आपका, उसके बाद आपके लैम्डा रिप्रेसर होते हैं। तो ये याद रखिएगा किस में कोऑपरेटिव एक्टिविटी होती है। ठीक है, उसके बाद है आपका समझ आ गया। तो ये ऑपरेटर से बाइंड करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इनहिबिट हो जाएगा। अब अगर लैक्टोज प्रेजेंट है आपका, ठीक है, ये समझते हैं, लैक्टोज प्रेजेंट है, तो उस टाइम पे सेल में एक इंड्यूसर का काम करेगा एक मॉलिक्यूल। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम एलो लैक्टोज। ठीक है, ठीक है, ये भी एक लैक्टोज का आइसोमर टाइप है, बस डिफरेंस इसमें ये है कि आपके लैक्टोज में जो होते हैं उसमें बीटा 1,4
लिंकेज होता है, ठीक है, जबकि आपका जो एलोलैक्टोज है, ठीक है, उसमें β16 लिंकेज होता है। ये डिफरेंस है बस। ये एलोलैक्टोज जो होगा आपका, जब आपका अगर ये इन लैक्टोज प्रेजेंट है तो ये एलोलैक्टोज आपके रिप्रेसर के साथ जाके बाइंड कर जाएगा, ठीक है। जैसे ही ये बाइंड किया ये रिप्रेसर के साथ एलोलैक्टोज, अब ये रिप्रेसर इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है, इनएक्टिव हो गया। और अब ये कॉम्प्लेक्स इसके साथ बाइंड नहीं कर सकता ऑपरेटर के साथ, ठीक है। तो फिर जो है जब ये ऑपरेटर खाली है तो यहाँ पे प्रमोटर पे ऑलवेज आरएनए पॉलीमरेज बाइंड किए हुए रहता है, ठीक है। जैसे ही ऑपरेटर इसको खाली मिलेगा ये आगे मूव करना शुरू कर देगा और आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। तो ये है आपका नेगेटिव रेगुलेशन बाय रिप्रेसर, ठीक है। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन। बाकी का जो है हम आगे देखेंगे, ठीक है, डाइऑक्सिक कर्व और मीरोजाइगोट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।